बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को। आज सारा दिन इंतजार रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व सीटें उनके हवाले से क्या कोई फैसला आएगा सामने, और उम्मीद भी लगाई जा रही थी। मगर जो मखसूस नशिस्तें हैं आज की समाअत के बाद ये कहा जा सकता है कि ये मखसूस नशिस्तें थी या फिर किसी किस्म का कोई लूट मेला था, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें थी बड़ी, वो सारी की सारी इनके ऊपर हमलावर हुई हैं। अब कल तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। आमिर साहब के तज़िये में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है कि कल कोई फैसला सुनने में आ सकता है। दूसरी तरफ जो सदर हैं उनकी रुखसती पर जितने भी लोगों को, जितने बड़े सियासतदानों को, जितनी सियासी जमातों को देखें, तमाम लोगों ने ही आइन की किताब उठा ली है। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और ज़रूर बुलाया जाएगा, मगर उससे पहले जो मखसूस नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तें हैं उनको अलॉट किया जाए। उनका मुतालबा अपने तय बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीधी मुकदमे की धमकी दे डाली है कि उन्होंने असेंबली का इजलास जो है वो नहीं बुलाया, उन्होंने आइन से इनहराफ किया। इसके ऊपर आमिर साहब का तज़किया लेंगे और इसके साथ साथ पंजाब की तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में इस वक्त खींचातानी हो रही है वजारतों के ऊपर। कौन कौन इन वजारतों में फाते रहेगा ये भी आमिर साहब से ही हम जानेंगे। आमिर साहब, कल हमने भी बात की थी और बड़ा इंतजार था कि आज 5 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा, ओपन कोर्ट समाअत होगी, उसमें गालिब इम्कान था कि कोई फैसला होगा, कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी, क्योंकि आगे 29 फ़रवरी आ रहा है, सेनेट है, प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन है, मगर इन्होंने तो कल तक मुलतवी कर दिया। और मज़ेदार बात है कि सारे के सारे पहुंचे हुए थे, मैनू भी दे दो तो मैनू भी दे दो। जी, पहले तो इलेक्शन कमीशन की तो अब कोई उनको राय ही नहीं गई है, उनको परवाह ही नहीं है कि ये इस पे पहले तो ये कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है, अब ये लटकना नहीं चाहिए था। क्या है, अब जो फैसला करना है करें, तो ये ड्रैग कर रहे हैं। ये है कि अभी भी पत्ते लग रहे हैं, अभी भी गेम बन रही है, और उसके पीछे जो मखसूस नशिस्तों की अब जो एक नई अहमियत जिसका हमने कल जिक्र किया, वो ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उससे याद रहे कि एक तो इखलाकी पहलू है ना उसका, कि एक पार्टी है, पहले ही आपने उसको दीवार से लगाने की कोशिश की, उसके बावजूद वो इतने वोट लेके सरप्राइजिंगली फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज नहीं था, वो कह रहे थे कि ग्राउंड स्वेल है, ये वोट है, इनको लोग आएंगे, और लोगों ने वोट दिया। इसमें अब कोई बहस नहीं है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट उन्होंने लिया पीटीआई ने, जिस मर्जी, हालांकि बल्ले का निशानी था, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जो है इखलाकी पहलू है कि उनको दे दें, अब ये लटक रहा है। दूसरा एक कानूनी है, अब कानूनी जवाब बनाए जा रहे हैं, मगर उसके अंदर एक सियासी जो पहलू नया, जो एक अहम बात ये हुई है कि मखसूस नशिस्तों से याद रहे कि इस वक्त किसी गवर्नमेंट की, ना वफाक की, ना किसी सूबे की, पीटीआई को मिलने की, सुन्नी इत्तेहाद को मिलने से कोई अक्सरियत नहीं तब्दील होती। किसी भी हुकूमत को इन नंबर्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कमजोर या मजबूत नहीं होती। वफाक की थोड़ी सी मैं उससे आता हूँ, थोड़ा सा फर्क, अब नया एक पहलू निकला है, मगर क्योंकि पीटीआई की अक्सरियत नहीं इससे बनती, ये आने से पीटीआई जो है इस्लामाबाद से वफाक की गेम से बाहर है। वो उन्होंने वैसे ही वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं, वो वैसे सियासी तौर पे उन्होंने एक ज़ाहिर अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, वो खड़ा करना है, मगर उन्होंने अपोजिशन में बैठना है। ये मखसूस नशिस्तें मिलने से भी उनकी 92 हैं, अगर ये 23 के करीब जो है उनकी बनती हैं नेशनल असम्बली की सीटें, 20 औरतों की हैं, 3 अक़लियतों की है, 23 के करीब सीटें मिलने से 92 में 120 सीटों से भी 169 का हदफ उनका पूरा नहीं होता, अनटिल के उनके साथ तमाम छोटी पार्टियां हैं जिनसे उनके इख्तलाफात भी हैं, पीपल्स पार्टी आए, उसके बगैर उनकी फाक बनी। सूबे में भी ये सीटें मिलने से वहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी मरियम बीबी की है, पंजाब में रहती है, केपी के अंदर उनकी पहली अक्सरियत है, और बलूचिस्तान सिंध में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अब जो एक नई उसका एंगल निकला है, ये जो लटक रहा है मामला, वो ये है कि यहाँ पे जो मखलूत हुकूमत वफाक के अंदर बनने जा रही है, इसके अंदर सारा डिपेंड करता है, जो किंग मेकर्स हैं वो पीपल्स पार्टी आ गई है, ठीक है, पीपल्स पार्टी, और वो मिला के जो है उनके 169 फिगर्स बन जाता है, और वो डिपेंडेंट होगी पीपल्स पार्टी के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। तो ये जो डिपेंडेंस है, ये पीपल्स पार्टी की मरहूने मिन्नत है, उस पर वो डिपेंड करते हैं, उनके पास लेवरेज है, वो ब्लैकमेल कर सकते हैं अपनी मर्जी का, और इसकी वजह से ये कमजोर गवर्नमेंट मानी जाएगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उसका जो तोड़ है, ये मखसूस नशिस्तें जो 23 हैं, वो अगर ये जाती हैं
बजाय सुन्नी इत्तेहाद के जाने के बांट दी जाती हैं, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये अगर नून लीग को और एलाइज को मिल जाएं, अच्छा। तो बगैर पीपल्स पार्टी के भी गवर्नमेंट बनने का इम्कान हो सकता है। पीपल्स पार्टी की वो ब्लैक मेलिंग लेवरेज खत्म हो जाती है। सो इसलिए ये तो समझ आती है कि नून लीग, आज क्या हुआ है कि अब ये बताया कि कल गया, आज की डेवलपमेंट ये है कि बाकी पार्टियां भी वो बनने पहुंचने चली गई हैं। पहले गई थी पीपल्स पार्टी, पहले ये कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी भी मॉरल ग्राउंड, हाई ग्राउंड ले रही थी, बाकी के देखें इनकी सीटें मिल भी जाए, इनको इनका हक है, मिल जाना चाहिए। आज वो सारे लाइन लगा के पहुंच गए, एमक्यूएम भी पहुंच गई, नून लीग भी पहुंच गई है, कि पीपल्स पार्टी भी पहुंच गई है कि जनाब ये सीटें हमें मिलनी चाहिए जो है। अब नून लीग की समझ आती है, एमक्यूएम की समझ आती है, बाकी पार्टियों की समझ आती है, जो लॉजिकली मुझे नहीं समझ आती, वो पीपल्स पार्टी की नहीं समझ आती। क्यों पीपल्स पार्टी, वो वजह ये है, एक तो ये है कि इखलाकी तौर पे पीपल्स पार्टी का एक हमेशा पे एक जमहूरी रवैया रहा है, उनका एक माजी रहा है, मगर ये पिछले 1.5-2 साल में पीडीएम की गवर्नमेंट में उनके इस जमहूरी माजी के ऊपर बहुत दाग लगे कि उन्होंने जिस तरह की कानून साजी करवाई, जिसके अंदर जाते इलेक्शन कमीशन के पावर, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले करवाए, 90 दिन के इलेक्शन नहीं होने दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। पीडीएम की गवर्नमेंट में उन्होंने अपने तमाम पिछले 30-40 साल 50 साल की जो पीपल्स पार्टी की एक जमहूरी रवायात के लिए वो खड़े होने की जो साख थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इस दफ़ा ये उम्मीद की जा रही थी उनसे कि उन्होंने कम से कम तासुर दिया था कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन करे यहाँ पे वफाक के अंदर, और वो अपोजिशन में बैठेंगे। सो वो उसका मलबा नहीं उठाना चाहते, वो जो अनपॉपुलर काम करने पड़ेंगे महंगाई से रिलेटेड ब्ला ब्ला शबाशी, वो उसका भी नहीं। सो इखलाकी अपनी इज्जत बचा रहे थे, कल को ये हुकूमत दोबारा इलेक्शन पे जाना पड़े तो हमारे पे ये मलबा ना पड़े, जिससे वो अपनी साख थोड़ी सी रिस्टोर करने की, साहब हिस्सेदारी तो प्रॉपर ले रहे हैं ना, बहाल करने, मगर इसके बाद जो है एक तो इखलाकी उनका वो होता है, दूसरा उनका सियासी है। सियासी ये है कि अगर ये जो सीटें हैं मखसूस 23 सीटें जो बनती है वफाक के अंदर, इसमें पीपल्स पार्टी को बड़ी थोड़ी मिलनी है। ये 23 सीटें ज्यादातर जो लेके जा रहे हैं वो पंजाब और केपी के कोटे में से लेके जा रहे हैं, जो कि पीटीआई की थी, जो कि सुन्नी इत्तेहाद को अब जाएंगी। तो ये पंजाब में या वो सुन्नी इत्तेहाद को जाएंगी या ज्यादातर जाएंगी वो नून लीग को। एक आधी मुश्किल से भी मेरा ख्याल बनती होगी पीपल्स पार्टी की, उनके बड़े महदूद से नंबर है वहाँ पे, एमपीएज हैं, मुश्किल से एक आधी जाती होगी। और केपी में भी ज़्यादातर सीटें जो हैं वो बाकी पार्टीज को डिवाइड होती है, वहाँ ना होने के बराबर है पीपल्स पार्टी, वहाँ भी बड़ी कम जाने की उम्मीद है। सो ये उनका, मगर नुकसान ये है पीपल्स पार्टी का, लॉजिकली जो मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ, उनका लेवरेज खत्म हो जाता है। अगर उनका पीपल्स पार्टी का ये लेवरेज नहीं रहता कि वो किंग मेकर हैं और उनकी बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट चल रही है, तो वो क्यों इस चौक को सपोर्ट कर रहे हैं? इसीलिए वो मखसूस नशिस्तों के लिए पहुंचे हुए थे इलेक्शन कमीशन में। हमें थोड़ा फायदा है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, सदारती वोट बिल्कुल है, वो चंद मिल जाएंगे, मगर ये चंद वोटों से भी इतना मार्जिन नहीं है जितना कि उनका मेन लेवरेज आता है। ये ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो मुझे लॉजिकली पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी इखलाकी तौर पे भी अपना एक जो इज्जत बहाल करने की कोशिश की रही थी, उसका नुकसान है कि एक गैर इखलाकी बात है ना, इसको छोड़ दें। कानून आइन की जो बहस बनाई, कानून आइन से पहले ये इखलाकी पहलू है कि एक पार्टी है वो मैंडेट लेके आई हुई है और क्लियरली, और मैं समझता हूँ आइनी और कानूनी तकाजा भी, और इस बात का कभी इम्कान है कि अभी ये अगर इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट कानून और अगेंस्ट आइन जो है ये कर भी देगा, तो इस बात का सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पिट जाने का एक बहुत ज्यादा इम्कान है। दूसरा, अब देखिए, अगर ये इलेक्शन कमीशन कल लटकाई जा रहा है तो उससे इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर किस्म का आप शक कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक कॉन्टेक्ट रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है, तमाम मॉनिटरिंग एजेंसियां कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके मुतालिक स्ट्रक्चर्स जो दिए हुए हैं, फिर ये जो अभी फॉर्म 45 की जो कंट्रोवर्सी है कि फॉर्म 45 12 दिन के अंदर वो वेब पे डालने थे, नहीं डाले गए। और आप देखें अभी एक सीट है मानसेरा की, वो अनाउंस हो गया, वहां पे वहाँ उसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, और जो जिन ग्राउंड्स पे अगर वो उसका नोटिफिकेशन उसकी रिकाउंटिंग करवाते हैं तो वो जो बाकी वो जो कह रहे हैं हमारी 60 सीटें पीटीआई की, वो एग्जैक्टली वही ग्राउंड्स हैं, उससे बहुत ज्यादा ग्राउंड्स हैं,
वो जिस ग्राउंड पर ही काउंटिंग मांग रहे हैं, आमिर साहब के वो फील्ड ही नहीं मिल रही ना, नया इलेक्शन ही करा दो, और वो नोटिफिकेशन रुका हुआ है। अगर एक का ये रखेंगे तो क्या जवाब है कि उनकी बाकियों का रोकेंगे? वो 70-80 सीटें वो जो कह रहे हैं हमारी खाई गई हैं, तो उनकी उससे ज्यादा ग्राउंड्स है। मुझे एक लॉजिक आमिर साहब समझाइए, मखसूस नशिस्तों पे मैं एक सवाल करती हूँ, फिर कोशिश करते हैं अगर हमारे गेस्ट हमारे साथ हों तो फिर लीगल ओपिनियन उनसे लेते हैं। आमिर साहब, मुझे एक लॉजिक समझाइए। एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तारड़ साहब पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन में, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है इनकी तरफ से एक पार्टिसिपेशन नहीं थी इलेक्शन के अंदर, और सेकेंडली ये कि इन्होंने कोई मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरखास्त नहीं दी हुई थी। उसके बाद पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि ऐसा बहरान पैदा हुआ हो तो जमातें दूसरी उनको मखसूस सीटें दी जाएं या रोक दी जाएं? उनको अभी तक फैसला कर चुके होते हैं, लीगली इतना आसान इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कानून के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है, वहाँ शिक ये कहती है कि अगर एग्जॉस्ट हो जाएं लिस्टें तो आप शामिल नहीं लिस्ट होते हैं, मगर माजी में नज़ीरें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। बाप पार्टी जब ये 2018 के अंदर उनकी जब ये आ गई थी तो उनकी लिस्ट भी, उनको नहीं उम्मीद थी कि इतनी ज्यादा सीटें, पहले ये डिजाइन नहीं था किया गया। सो उनका एक केस मौजूद है जिसके अंदर उनको नई लिस्ट उन्होंने दी थी और वो कबूल की गई थी। सो अगर इतना आसान होता तो अब तक कर चुके हुए होते। सो एक है, मगर यहाँ पे आइन और कानून ने अब तक कोई जो इलेक्शन कमीशन ने काम करने थे, ये कानून और आइन आड़े उनके नहीं आया। सो ये वो जो डिसीजन हो रहे हैं ये कानून और आइन की वजह से, ना इखलाकियात तो बिल्कुल है ही नहीं है। एक तो मैंने कहा ना इखलाकी पहलू है कि एक आपने पहले ही, अब देखें अब उन्होंने ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको एक मैंडेट मिल रही है तो चले मुल्क को आगे चलाना है, सियासी इस्तेहकाम आपको चाहिए, तो उनको इससे उनकी हुकूमत नहीं बनने जा रही, उनकी अक्सरियत नहीं बनने जा रही, तो जरा थोड़ा सा दिल दिखाएं या एक नॉर्मेलिटी क्रिएट करें और दे दें। मगर अगर नहीं करेंगे तो अब देखिए उन्होंने अब सैटरडे को एक कॉल दे दी है एहतजाज की पीटीआई ने, तो अब मुल्क को जरूरी है कि कोई लोग कह रहे हैं चलो जी मिट्टी पाओ कोई अच्छी पॉलिसी सियासत तो नहीं है, मगर डालें और लेट्स मूव ऑन कि आगे आप चलाएं, मगर आप जब मजीद बाजी ना आए आप कितना ज्यादा दीवार से लगाएंगे, सही है, ठीक है, एक हद होती है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कि आइन और कानून की आपने बात की, इस वक्त हर जमात, हर बड़ा लीडर, हर रहनुमा आइन कानून की बात कर रहा है क्योंकि सदर साहब ने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। अब सबको आइन याद आ गया। जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसने भी कहा कि आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक आम इंतखाबात के अंदर जो है ना 30 रोज के अंदर जो सदर का इंतखाब भी कराना लाजमी है। 29 फेब को इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। माजरत के साथ मैं आपकी तरफ आती हूँ मगर मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। इस वक्त माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बाबर अवान साहब, सारी बातें पिछले 2-4 साल से हर चीज, क्योंकि सियासत के तमाम इदारे जब अपना काम छोड़ देते हैं घूम फिर के अदालतों में ही जाते हैं तो वकील हजरात से रहनुमाई लेनी पड़ती है। ये इनका सवाल मैं आप पे टॉस कर देता हूं कि ये जो लीगैलिटी की बहस रहती है कि सदर साहब ने हाउस कंप्लीट है नहीं है, जो उन्होंने प्ली ली है कि हाउस कंप्लीट नहीं है मखसूस नशिस्तों की वजह से और इसलिए इसको आप सुन्नी इत्तेहाद को कंप्लीट करें तब, और वो कह रहे हैं आज उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि नहीं जनाब ये इनका 18वीं तरमीम के अंदर जो है ये अब तब्दीली आ गई है, अगर वो नहीं कॉल करते तो नए इजलास बुलाने का इख्तियार जो है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने 29 को इजलास बुलाया जा सकता है। इसकी लीगल पहले आईनी सिचुएशन बताएं। देखिए आपने 3-4 सवाल किए, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो असेंबली को कॉल करना इन सेशन और असेंबली को प्रोरोग करना यानी उसके इजलास का खात्मा करना, ये प्रेसिडेंशियल पावर है। जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 51 के मुताबिक पार्लियामेंट का हिस्सा है, इसलिए उसको ये पावर दी गई है। पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, एक सदर है, दूसरा कौमी असेंबली है और तीसरा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। पहले सवाल का जवाब आ गया, ये एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंशियल पावर है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। सदर अगर चाहे भी कि मेरी जगह फलां बुला ले, ऐसा नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा ये है कि 18वीं आईनी तरमीम वाले को यहाँ बुलाएं, मुझे भी ले लें, उसको बुलाएं, कल बुला लें। क्या तरमीम आई है कि सदर की पावर्स जो है वो ट्रांसफरेबल हो गई हैं, वो कभी स्पीकर इस्तेमाल करेगा, कभी चीफ जस्टिस का बेंच बैठेगा आधी रात को उठ के, किसी और के पास वो पावर्स नहीं है जो सदर पाकिस्तान के पास पावर्स हैं।
जो स्पीकर की पावर है, ये आपको याद है उस केस में मैं वकील था इमरान खान की गवर्नमेंट का। ये मेरा नहीं है, ये इसाक डार साहब ने आज प्ली ली है कि 18वीं तरमीम के अंदर ये पावर सदर की नहीं है। वो जारी हुई असेंबली के अंदर इजलास बुला सकते हैं, जो नया शुरुआत का इजलास है उसके लिए अगर वो नहीं बुलाते तो ऑटोमेटिकली ये उन्होंने तोजी पेश किया है। स्पीकर का इख्तियार ये है कि सदर जब एक दफा समन करे इजलास तो स्पीकर उसको जारी रख सकता है एडजर्न कर करके, लेकिन जो ही सदर प्रोरोग करेगा स्पीकर का इख्तियार खत्म हो जाएगा। एडजर्नमेंट करना सिर्फ ये स्पीकर का इख्तियार है। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी बात ये सदर ने किया क्या है? सदर ने जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बचाया है। जो आपका परचम सितारा व हिलाल है उसके अंदर एक जहां सितारा हिलाल वाली जगह है वो तो सबज रंग है, एक जो व्हाइट जगह है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी माइनॉरिटीज को। ये सारी दुनिया में बहुत बड़ी बहस हम छेड़ने के लिए जा रहे हैं कि माइनॉरिटीज की सीटें जो एक सबसे बड़ी पार्टी है उसको देने से पहले आपने हाउस बुला लिया, आपने माइनॉरिटी एक्सक्लूड कर ली, एक जो उसको सीट नहीं दी, दूसरा जब इसको सीट नहीं मिलेगी उसका राइट ऑफ वोट वो सल्ब हो गया। दूसरा, पाकिस्तान में 51% के करीब जो खवातीन हैं या इससे थोड़ी सी ज्यादा आबादी है उनको सीट्स नहीं दी, उनका आपने राइट ऑफ वोट सल्ब कर लिया। अच्छा, आखिरी बात जो इस पे मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सदर के पास जाती है समरी, सदर वो समरी 2 दफा रिटर्न करने का इख्तियार रखता है। और वो उसने कहा क्या है सदर ने? उसने यही कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर के मुताबिक जो आपका हाउस है वो कंप्लीट नहीं है। इफ हाउस इज नॉट कंप्लीट तो हाउस का इजलास कॉल नहीं किया जा सकता। ये चलती हुई असेंबली नहीं है जो आज जहालत बगारी गई है जिसका आप बता रहे हैं, चलती हुई असेंबली नहीं है, ये नई असेंबली है, ये एक नए टेन्योर के लिए मुंतखब हुई है। ये पंजाब असेंबली भी नई असेंबली है, ये एक नए 5 साल के टेन्योर के लिए मुंतखब हुई है। ये कौन सी चलती हुई असेंबली है जिसकी बात वो कर रहे हैं? इसलिए सदर ने दुरुस्त काम किया है और गवर्नमेंट को अपने इलेक्शन कमीशन को क्या जो सदर ने इतराजात किए थे उसका जवाब ये फैसला करने से पहले जवाब नहीं देना चाहिए था कि जी इंतजार बस करें कि जब ये 29 फरवरी आए तो नया सेशन कॉल कर लें? देखिए, मैं हमारे ग्राही हैं, मैं स्पीकर से कहना चाहता हूं आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। ये आर्टिकल 6 का कानून लगेगा जो भी प्रेसिडेंशियल पावर्स को इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि एक केस केपी का था, इंसिडेंटली मैं उसमें वकील भी था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर की पावर्स हैं आर्टिकल 45 के हवाले से और बाकी पावर्स वो कहा कि अनफेटर्ड है, यानी उनके ऊपर कोई दूसरी पाबंदी कदगन या हथकड़ी उनको नहीं लगाई जा सकती। इसलिए वो जा सकते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक। रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि पहले जाएगी समरी, इतने दिन में सदर फैसला करेगा या वापस भेजेगा, और फिर दूसरा टेन्योर उस वक्त शुरू होगा जब ये दोबारा समरी उनके पास भेजेंगे। एतराजात दूर करना तो कौन सा है इसमें? सरजमीनें बेआईन इन्होंने बनाई हुई, ये समझते हैं जहां तो ना गवर्नेंस की जरूरत है, ना कोई रूल्स ऑफ बिजनेस की जरूरत है, ना ही प्रोपराइटी की जरूरत है, और ना ही इस सदर के ओहदे की भी तस्दीक एक दफा नहीं हुई, इससे पहले उन्होंने करके दिखा दिया था। आपको याद है वो इजलास जिसके बारे में फिर एक केस हुआ था, उसमें भी मैं वकील था, जिसमें हमजा शहबाज उड़ गया था, उनको जल्दी थी कि हम बुलाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत्म कर दिया था और दोबारा कहा था कि ये इलेक्शन करवाओ। ये मरियम नवाज वाला इलेक्शन भी दोबारा होगा, इसलिए कि हाउस कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। अब आ जाएं जरा मखसूस नशिस्तों पे कि इलेक्शन कमीशन उसको लटकाई जा रहा है और ये बाकी पार्टियां पहुंच गई हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद को अब जो क्योंकि ज्वाइन कर चुकी है पीटीए के आज़ाद उम्मीदवार कि जिनको नहीं ये सीटें मखसूस नशिस्तें हमें दे दी जाएं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो शाइन थी उस जिसको या आबरू के ये उस इदारे की वो खत्म करवा दी है। अब उनके पास एक चांस है, आखिरी चांस है, इसके बाद उनको चांस कोई नहीं मिल रहा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज इलेक्शन को 8 फरवरी को गुजरे हुए आज 21वां दिन है। 20वें दिन एक जीता हुआ इलेक्शन उस पे 7000 का यानी नोटिफिकेशन उसका गजेट हो गया। हमारा कैंडिडेट हरा के उन्होंने एक कांजू साहब को वहां पे काउंटिंग करवा दी है। यानी इलेक्शन कमीशन अगर इसका भी नोटिस नहीं लेता और खुद काउंटिंग करके उसका रिजल्ट देता है तो इसका मतलब यह है कि वो भी आइन तोड़ रहा है। जो असल इशू है वो 2 लफ्जों में बयान किया जा सकता है, वो ये है कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है आजाद उम्मीदवारों की, आजाद उम्मीदवार एक तयशुदा वक्त में किसी पार्टी में जा सकते हैं, वो चले गए। अब उस पार्टी की जो रेजुडरी पावर है वो ये है कि वो अपने हिस्से की सीटें, जो फार्मूला है खवातीन के लिए भी
और मखसूस नशिस्तें जो माइनॉरिटी के बारे में मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, इसलिए कि माइनॉरिटी के बारे में कायदे-आज़म सेंसिटिव थे। और जो फोर फादर्स हैं, मैं आई एम दी ओनली लिविंग फेडरल लॉ मिनिस्टर जिसने आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हफीज पीरजादा साहब से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो असल इशू है वो ये है कि आपने तो माइनॉरिटीज का हक तो आप खा गए तर नवाला समझ के। तो अब जब तक सही मानों में सही हाउस नहीं कॉन्स्टिट्यूट होता, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ गुफ्तगुएं हुई है ना, हम वकील आपस में मिलते रहते हैं, हमें साहब आपको पता ही है और सरवत को भी पता है। जो असल इशू है वो ये है कि वो सारे मानते हैं कि जी फलाने को जल्दी है, वो पीडीएम के अंदर इशारे कर रहे हैं कि फलाने को बहुत जल्दी है फलाने ओहदे पे पहुंचने की, और फलाने को बहुत जल्दी है फलाने ओहदे पे पहुंचने की। और उसका सबूत जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अंदर जो कुछ कहा गया है वो आप अभी चला दें, लोगों को बताएंगे उसका सबूत मैं जो कह रहा हूं वो दुरुस्त है कि नहीं है। ये गुफ्तगूएं हो रही है उनके अंदर। बाबर साहब अभी कहा कि सब कैदी हैं और उनको जल्दी है। एक कैदी अडयाला जेल में भी है, उन्होंने भी आज जो उनके छपी हैं चीज़ें कि उन्होंने भी आज जज साहब जी कहा है कि मुझे भी जल्दी है, मुझे जो भी फैसला देना है बस दें। उनको क्यों जल्दी एकदम ये फर्द जुर्म जो आज आयद की गई है अलकादर ट्रेस केस के अंदर, तो वो क्यों जल्दी दिखा रहे थे कि ये इसको जो करना है करें जल्दी? उन्होंने पिछले भी जो तीनों फैसले हुए जजेस को, उन्होंने उठ के यही कहा। आमिर वो कहते हैं कि तुमने तो पढ़ना है भाई, इंतजार उस फैसले का किया जाए जो जज लिखे। जो फैसला जज ने पढ़ना है वो जब पढ़ दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले जो 3 फैसले किए गए थे इसलिए किए गए थे कि जो पीटीआई का वर्कर है और जो पाकिस्तान की पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझसे इमरान खान ने पूछा जब मैं इलेक्शन के बाद उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपके कमेंट क्या है। मैंने कहा 3 मौजज़े हैं जो इस इलेक्शन में हुए, मैं कमेंट नहीं देता, बताऊं। पहला मौजज़ा ये है कि लोग ये कहते थे कि अगर आप अंदर हो गए, अगर आप सजा हो गए तो फिर क्या होगा। आप कहते थे मैंने खंबे को टिकट दिया तो खंबा जीत जाएगा। मैंने कहा वाकई खंबे जीत गए। जो ना कंपेन करेगा, जो घर में बैठा रहेगा या जो केस से बचा रहेगा, ना वो रैली कर सकता है, ना वो जलसा कर सकता है, ना जुलूस कर सकता है, वो खंबा ही है ना। दूसरा मैंने उनको ये कहा कि जबरदस्ती लोगों ने वोट दिया है। जबरदस्ती से मुराद ये है कि घराने तैयार हुए, गाड़ियों में बैठे, जाके पूछते हैं यहाँ पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। एक दूसरे से पूछ के वो कहता है मुझे फलाने को पता है, फोन करके वो बताता है कि इसका क्या है। तीसरा मौजज़ा ये हुआ आमिर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 76 साल की हिस्ट्री में रेट लगते थे। इस दफा रेट था कि 15 से 20 करोड़ एमपीए का और 25 से 35 करोड़ में एमएनए मुंतखब होगा। किसी ने चाय की प्याली नहीं पूछी मोहल्ले वालों को, किसी ने दफ्तर ही नहीं खोला, किसी का पोस्टर नहीं लगने दिया, किसी का झंडा नहीं लगने दिया। एक आप मौजूदा जो आप मौजूदों का जिक्र कर रहे हैं, आज एक मौजूदे के इशारे मिले हैं कि मानसेरा की सीट का भी जो वो नोटिफिकेशन है वो रुका हुआ है और वहां पे वो कह रहे हैं जी यहाँ पे रीकाउंट ही कर दें। तो ये जो मौजज़ा होगा, क्योंकि बाकी 70 सीटों के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं वहाँ ये मौजज़ा नहीं नजर आ रहा। वो कह रहे हैं ट्रक की बत्ती है, ट्राइब्यूनल है, ये 2 साल 4 साल भी होगा। आपने अभी वो कांजू साहब की रिकाउंटिंग का भी जिक्र किया, अब्दुर्रहमान कांजू की भी, और ये मानसेरा की सीट का। अगर ये मौजज़े होंगे तो बाकी जस्टिफिकेशन लीगल में कह रहा हूँ, ये जो बाकी सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए जा रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में जाएं और सालों में फैसले कराएं, तो दोनों को कैसे मिंगल करेंगे? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज मैं नवाज शरीफ के खिलाफ मैं पेश हुआ हूँ शहजादा गुस्तासिफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये जो आपने सवाल उठाए, ये सवाल अपने लफ्जों में मैंने 3 सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक एक केस में, मेरे कई केसों में उन्होंने फैसले रोक के रखे हुए हैं, इसलिए कि फैसला दिया नहीं जा सकता, इतनी खुली धांधलियां हैं। ये जो शहजादा गुस्तासिफ का केस है जो आपने जिसका हवाला दिया, इस केस के लिए जो लक्ष्मी है उस चौक में एक वीडियो पकड़ी गई है और वीडियो हमने इलेक्शन कमीशन को भिजवाई है, जिसमें वो NA 51 के, जिसमें शहजादा गुस्तासिफ का नाम लिखा हुआ है, जीते हुए हमारे उम्मीदवार हैं, वो उनके बैलेट पेपर छापने की कोशिश की है। रीकाउंट में वो बैलेट पेपर वीडियो जी वीडियो है।
अच्छा, दूसरा जो इशू है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। वो इशू ये है कि जो लॉ है इलेक्शन का, उसका सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जब एमएनए की सीट के लिए 8,000 से कम वोट होंगे और एमपीए की सीट के लिए 4,000 से कम वोट होंगे तो तब पूरा हल्का गिनती किया जाएगा। शहजादा गुस्तासिफ और मैंडे जड़े हजारे वाल हैं उन्ना। अब सवाल ये है कि कोई नया कानून बनाएंगे रात को, ऑर्डिनेंस लाएंगे रात को, असेंबली बिठाएंगे रात को, वो तो किया ही नहीं जा सकता, उसकी तो कानूनी इजाजत नहीं दे सकती। पर मैं देख रहा था उनके वकील साहब ने कहा कि जी 45 फॉर्म उसके नहीं आए तो बाकी सारा होगा 45 लेके पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, उनका सवाल नहीं है। मैं आपकी मौजूदगी का क्विकली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको मीडिया में किया नहीं जा रहा है मगर वो बड़ा अहम है कि अभी सदारती इलेक्शन करने जा रहे हैं और आप सेनेटर रहे हुए हैं, तो सेनेट पुरानी आउटगोइंग से ये जो करवाने की एक इशारे दिए जा रहे हैं, एक तो इखलाकी पहलू है कि आउटगोइंग से एक लीगल है कि महीने के अंदर वो करवाना ज़रूरी होता है, इलेक्शन नेशनल के बाद वो करवाना, तो सेनेट का महीने के अंदर पहले करवाया जा सकता है या डिले करवाई जा सकती है। ये जो पुरानी उससे आउटगोइंग से सदारती इलेक्शन करवाना, इसकी लीगैलिटी ज़रा समझाएं हमें। देखें, इसकी लीगैलिटी वही है जो लीगैलिटी 5 इन्होंने हुकूमतें थी आईनी पीरियड गुजरने के बाद जो चलाते रहे। ये समझते हैं कि हम जोर जबरदस्ती के जरिए से पाकिस्तान लोगों के, पाकिस्तानियों के, वोटरों के, खवातीन के, यूथ के, उनके इज्तिमाई शऊर का जो फैसला है उसको हम तब्दील कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी ये है कि हाउस पूरा नहीं है। हाउस तब पूरा होगा जब 4 सूबाई असेंबलियां और 2 हाउसेज वो इलेक्ट होके नए आएंगे। जिस बंदे के रहते हैं 7 दिन, उसको कौन सी मॉरल अथॉरिटी, कौन सी लीगल क्रेडिबिलिटी और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज है कि वो अगले 5 साल के लिए मुल्क को सदर दे के चला जाए इररिस्पेक्टिव। लीगैलिटी तो है, ये इखलाकी सवाल नहीं हो जाता फिर उसमें कि आप आउटगोइंग से ना करवाएं? लीगैलिटी तो उसकी बन सकती है। मैं उसकी सियासी भी समझना चाह रहा हूं कि टोटल 2-4 सेनेट के वोटों का फर्क पड़ता है नई असम्बली में और पुरानी में। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कोई तकरीबन 5 से 7 सीटें हैं जो उनको ज्यादा सेनेट की मिल जाएंगी पुराने आउटगोइंग के मुकाबले में। उसके लिए एक तो सियासी पहलू और दूसरा इखलाकी पहलू है या लीगल है? नहीं जी, मेरे लिए तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ये ताके निसियां पे रखा हुआ है और सदबीने बेआईन का लफ्ज इसीलिए मैंने इजाद किया था। दूसरा पहलू इसका लीगल है। लीगली दिस इज रॉन्ग। वो आउटगोइंग सेनेटर्स हैं सारे के सारे, वो इनकमिंग प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट कर, यानी दुनिया देखे ना, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है या रेफर की जाती है ना पार्लिमानी इजलासों में, अब तो पढ़ने का रिवाज नहीं रहा, वो कोल है। कोल एक इंडियन ऑथर है जिसकी किताब है जो पार्लिमानी आदाब के ऊपर है। दुनिया के अंदर और भी किताबें हैं 3-4। दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे ऐसा बता दें जहां पे आउटगोइंग आदमी इनकमिंग आदमी को इलेक्ट करके कहे कि काट मेरे पैसे, अच्छे रख साड़ा हक और वो घर चला जाए। ये नहीं किया जा सकता। पाइनएप्पल रिपब्लिक आपने बना दिया जो बड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। ये निजाम नहीं चल सकता। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव बात जो रह जाएगी मैं कर देता हूं जल्दी से। 3 वजूहात से आप नया इलेक्शन चाहते हैं पाकिस्तान में। पहले आपको बताऊं, कराची और सिंध मेहरान शामिल हुआ था, असेंबली का एक फैसला था जो इस्तिस्वाब था असेंबली के अंदर। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ था, जिरगे का फैसला था जो इस्तिस्वाब था जिरगे का। जो शामिल हुआ था NWFP जो अब KP कहलाता है, 1900 में जो सूबा बनाया था अंग्रेज ने, उसमें एक तरफ सरहदी गांधी भी थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी भी उनके साथ थे। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने रेफरेंडम लड़के जीता था। ये फतह करके किसी ने मुल्क नहीं बनाया। ये लोगों ने रेफरेंडम 3 सूबों में, चौथा पंजाब है जो शामिल हुआ था ऑप्शनली, रेडक्लिफ अवार्ड के जरिए से पंजाब आया था। बाकी तो वहां लगते ही नहीं थे इंडिया के साथ ये जो 2 सूबे हैं किसी जगह से भी। अब जो बड़ा सवाल है ये है कि 3 वजह से लोग कराते हैं इस्तिस्वाब, इंतखाब और रेफरेंडम। इसलिए लोग करते हैं कि लोगों की राय इस हुकूमत में और उनकी मर्जी हुकूमत में और उसकी मर्जी निजाम में शामिल हो। अब आपने यही मानिश कर देनी है, अगर उसको तब्दील कर देना है तो ये कैसे चलेगा? नंबर 1। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि हमें मुआशी इस्तेकाम चाहिए और आप खुद कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेकाम वो लाएंगे जिनको लोग वोट देते हैं। नंबर 2। तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस हफ्ते में 2 दफा बिजली के रेट्स, पिछले महीने में 300%
दूसरे स्लैब के लिए 600%। जी, ये बिजली का हम पूरा एक सेगमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये 7 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत तकलीफदेह, पर बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने कि इंतखाब और इस्तवाब दोनों ही इस इलेक्शन के अंदर रिजल्ट जो आया है वो एक पार्टी का आया है, उसकी वक़्त देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।